मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्वंद्व समास के विषय में एकवद भाव का नियम। यह जो एकवद भाव है, इस एकवद भाव के लिए वरदराजाचार्य जी ने मात्र एक सूत्र इस द्वंद्व समास के प्रसंग में पढ़ा है, और वह है द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगा नाम। यहाँ पर एकवद भाव से तात्पर्य यह है कि इनका एकवद भाव होता है। एकवद भाव अर्थात ये एक की तरह ही होते हैं, जिससे क्या होगा कि समाहार में होता है, एक 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 की प्रतीति समाहार में होती है। तो जब ये एकवद भाव का जहां विधान किया जाएगा, तो आप वहां यह समझिएगा कि यहाँ पर समाहार द्वंद्व ही होगा। वैसे तो समूह के जो अवयव हैं उनमें हम उद्भूत अवयव भेद विवक्षा करते हैं, तो इतरेतर योग होता है। अनुद्भूत अवयव भेद विवक्षा करने पर समाहार द्वंद्व वहां पर होता है। लेकिन इन स्थलों पर हमेशा जो अविवक्षा होगी, वो विवक्षा होगी, वह आपकी अनुद्भूतावयव भेद विवक्षा रहेगी, जिसके कारण इधर केवल और केवल समाहार द्वंद्व ही हो पाएगा। यह एकवद भाव का नियम कहेगा। सूत्र का अर्थ होता है, इस सूत्र का द्वंद्वस्य प्राणी पुरुषेनांगा नाम का एषाम द्वंद्व एकवत स्यात्, इनका द्वंद्व एकवत हो। इनका किनका? तो प्राणी के अंगवाचियों का, अंग को हर जगह लगा लेना, प्राण्यंग का, तुर्यांग का और सेनांग का। प्राण्यंग प्राणी के अंगवाची शब्दों का भी एकवत भाव होगा। तूर्य अंग जो इंस्ट्रूमेंट और उसको बजाने वाला मुख्य रूप से कहना चाहिए, उस उनके लिए जो शब्द प्रयोग होगा उनमें हमेशा एकवत भाव होगा। जो सेना का अंग होगा उसमें भी एकवत भाव होगा। तीनों के उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत किए जाते हैं। वरदाचार्य जी ने यहाँ पर दिया है पाणिपादम। तो पाणिपादम का होगा विग्रह पाणी च पादौ च, ये द्विवचन से विग्रह किया जा रहा है, पाणी च पादौ च। और क्योंकि पानी दो होते हैं, पैर दो होते हैं, इसलिए द्विवचन से विग्रह है ये पाणी औ और पाद औ। विग्रह करते वक्त एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर द्वंद्व समाहार द्वंद्व में कई तरीके से विग्रह किए जाते हैं। जैसे कहीं तो ऐसा होगा पाणी च पादौ च, केवल इतना ही। कहीं ऐसा भी होगा पाणी च पादौ च एषाम समाहारः, कहीं पर अनयो समाहारः, इति समाहारः। इस तरीके से विग्रह करने के कई प्रकार हैं समाहार द्वंद्व में। भैमी व्याख्या में वो विग्रह के प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये विग्रह हो गया, तो पाणी औ पाद औ, ये अलौकिक विग्रह हुआ। यहीं पर चार थे द्वंद्व से आप समास करिएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोप होगा, और जो पाणिपाद शब्द अब बन जाएगा। इनका जो द्वंद्व है ये एकवत हुआ तो वो समाहार होगा। समाहार में जब सु और सु के स्थान पर अम ला करके पाणिपादम बनेगा। पाणिपादम का मतलब होगा हाथों और पैरों का समाहार। यहाँ पर ये प्राण्यंगवाची शब्द हैं, ये हो जाएगा। दूसरा है मार्दंगिक वैणिवकम। यहाँ पर मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च, मृदंग को जो मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, वो मार्दंगिक कहलाएंगे।
अर्थात मृदंग बजाना है कला जिनकी, तो ये तुर्य अंगवाची का उदाहरण है। तो जिसमें मृदंग बजाने वाले और वैण विकासच और वेणु बजाने वाले अर्थात बांसुरी, इनका यदि इनके समाहार को कहना है तो मार्दंगिक जस और वैणविक जस, यहाँ पर चार्थे द्वंद्व से समास कर दिएगा। मार्दंगिक वैणविक यह बनेगा, और सु और इसके स्थान पर अम करके मार्दंगिक वैणविकम यह प्रयोग बन जाएगा। यहाँ पर भी एक वदभाव हुआ, अतः यहाँ पर हमेशा एक वचन का ही प्रयोग रहेगा। इसके बाद सेनांगा नाम, सेनांग का उदाहरण है रथिका, रथिकाश्वरोहम। इसका आप लौकिक विग्रह ऐसे करिएगा, रथिकाश्च अश्वारोहश्च और अनेउस एशाम समाहारा, ऐसा विग्रह में जोड़ सकते हैं। मैंने बताया कई तरीके हैं यहाँ पर विग्रह करने के। तो अब रथिक जस और अश्वारोह जस यह अलौकिक विग्रह होगा, और द्वंद्वस्य प्राणितुर्य सेनांगा नाम, इससे एक वद भाव हुआ, चार्थी द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, जिससे रथिकाश्वारोहसु के इसके स्थान पर होगा अम रथिकाश्वरोहम। तो रथिकों का यानी कि जो रथ से युद्ध करते हैं, आप देख रहे होंगे इस चित्र में, और अश्वारोह और जो कि अश्व पर आरूढ़ होकर के यज्ञ कर वो युद्ध करते हैं, ये सेनांग है, सेना का अंग है दोनों, रथिक और अश्वारोह। तो इनका भी एकवत भाव हो करके ये रूप बनेंगे। मित्रों, यहाँ पर और भी बहुत प्रसिद्ध एकवत भाव के नियम हैं। हेमी व्याख्याकार ने उनकी चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने सोचा कि ये जरूरी है इन्हें जानना, अतः हमने इनको बतलाने के लिए यहाँ पर कुछ इधर लिखा है। इधर जैसे येषाम च विरोधा शाश्वतिका, ये भी एक वदभाव का सत्नियम है कि जिनका शाश्वतिक विरोध है, अर्थात हमेशा जिनमें विरोध रहता ही है, उनका भी हमेशा एक वदभाव होगा। जैसे मार्जार मूषकम है, तो मार्जारश्च मूषकाश्च अनयो समाहार। तो मार्जार अर्थात बिल्ले का और मूषक अर्थात चूहे का हमेशा बैर रहता है, तो इनका भी मार्जार मूषकम यही बनेगा। आप यहाँ पर इतर कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि मार्जार मूषक, मार्जार मूषकऊ, ऐसा द्विवचन में या फिर बहुवचन से विग्रह करके मार्जार मूषका है ऐसा बनाए, ऐसा बना ही नहीं सकते हैं इधर, क्योंकि पाणिनि जी का नियम यही है कि ये शाम च विरोधा शाश्वतिक, जिनका शाश्वतिक विरोध है उनका एकवत भाव होगा ही होगा। तो मार्जार मूषकम बनेगा, नहीं कि उनमें समाहारत द्वंद्व ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते वहां पर वैवक्षिक नहीं, एक बार में तरह प्रयोग करें एक बार समाहार करें, ऐसा नहीं, इनके विषय में लागू नहीं होगा। ऐसे ही स्वश्रृगालम, तो यहाँ पर श्वा कुत्ते को कहते हैं और श्रृगालम आप जानते ही है, जैकॉल इंग्लिश में आप जिसे कहते हैं, तो ये बन जाएगा स्वश्रृगालम। और ऐसे ही अहि नकुलम बना लेना, और अहि अर्थात सर्प, नकुलम माने नेवला, इसी प्रकार से काको लूकम भी बना ले। इनका जो समाहार है इनमें एक वक्त हो जाएगा, इनका भी द्वंद्व, तो ये समाहार द्वंद्व इधर भी सिद्ध हो जाएगा। और भी देखिए, विप्रत सिद्धम चान अधिकरण वाची, इस सूत्र के विषय में जो एकवत भाव है ये विकल्प से होता है, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि इनके भी बहुत प्रयोग होते हैं। सूत्र का अर्थ ऐसे होता है कि परस्पर विरुद्धार्था नाम, जो परस्पर विरुद्ध अर्थवाची शब्द हैं और वो अद्रव्यवाची नाम, अद्रव्यवाची होने चाहिए, तो इनका द्वंद्व जो है द्वंद्व वही कवत यानी कि विकल्प से एक वत होता है। जैसे परस्पर विरुद्ध पदार्थ हैं शीत और उष्ण, तो इनका विकल्प से होगा, एक बार तो शीतोष्णम अन्यथा शीतोष्णे, अर्थात एक बार आप यहाँ समाहार द्वंद्व भी कर सकते हैं और एक बार इतर योग भी कर सकते हैं।
ऐसे ही सुख दुखम, तरह वो समाहार करने पर, एक वद भाव करने पर, सुख दुखम और सुख दुखे, जीवित मरणम और जीवित मरणे, ये विरुद्ध थे एकदम। और नीचे लिख रहे हैं द्रव्यवाचित्वेतु, यदि ये द्रव्यवाची हैं, द्रव्य यानी कि किसी उस द्रव्य पदार्थ को कह रहे हैं, जैसे शीतोष्णे उदके, तो यहाँ उदक द्रव्य को ये कहने लग गया, तब तो यहाँ पर इतरेतर योग ही होगा। आप यहाँ पर समाहार द्वंद नहीं कर सकते हैं, तो शीतोष्णे इत्येव ऐसा ही प्रयोग होगा। तो मित्रों ये एकवद भाव का विषय था, अर्थात यहाँ पर आप समाहार द्वंद्व ही करेंगे। अब इसके पश्चात लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ द्वंद्व समास के अंत में समासांत प्रत्यय कहा है, और ये जो समासांत प्रत्यय है ये है आपका टच समासांत प्रत्यय। इसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र लिखा, द्वंद्वाचुदशहान्तात समाहारी। यह सूत्र का अर्थ होता है चवर्गान्तादशहान्ताच्च द्वंद्वात् टच स्यात् समाहारी। इस सूत्र का यह अर्थ होगा कि चवर्गान्तात, चवर्ग अंत में हो, या दशह, ये चीजें अंत में हो, इतने शब्द दशह ये अंत में हो, तो ऐसे द्वंद्वात, ऐसे द्वंद्व से टच हो जाता है। कब? समाहारे, समाहार अर्थ में ही होगा ये, ठीक है, इतरेतर युग में नहीं घुसने वाला है। तो ठीक है, हम उसे करते हैं। सूत्र के अर्थ को और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम भी बना दिया है, जैसे चवर्गांता दशह अंता, चवर्गंत में हो यानी कि च छ ज झ यहाँ का कोई भी शब्द है, इस प्रकार दशह अंत में हो, उससे समासांत टच होता है। इतने सारे उदाहरण हम सब प्रस्तुत किए। आइए सबसे पहला उदाहरण पकड़ते हैं। ये आपका चवर्गांत का उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण में देखिए, पहले तो वाक्त्वचम बनाने के लिए विग्रह करते हैं, वाक् च त्वक च। तो यहाँ पर वाक च त्वक च अनयोः समाहारा, ऐसा भी विग्रह में लिख सकते हैं। पर देखिए वरदराचार्य जी ने क्या विग्रह वाक्य दिया है, वाक च त्वक च, ऐसा आप अनयोः समाहार इत्यादि जोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इधर समाहार द्वंद्व करने में जो विग्रह आप प्रयोग करते हैं उसकी कई सारी रीतियां हैं, कम से कम 6 या 7 रीति तो बहमी व्याख्याकार ने भी दी है। उतने प्रसिद्ध रीति हैं, उतने तरीके से आप विग्रह कर सकते हैं इनका लौकिक। इसके बाद वाचसु और त्वचसु, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। यहीं पर चार थे द्वंद्व सूत्र द्वारा आप कर लेंगे समास। तो चार थे द्वंद्व सूत्र से हो गया जी समास। तत्पश्चात वाक, वाच के चकार को चोकू से कुत्तो करके वाक त्वच ऐसा बना लीजिएगा। अब जो ये वाक त्वच इस समय बन चुका है, ये चवर्गांत हो गया। देखिए च वर्ग का चकार अंत में है, तो इससे हो जाएगा टच प्रत्यय। तो टच प्रत्यय हो गया, टच का क्या बचता है अ, तो वो च में अ मिल करके वाक त्वचम यह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया इसका कंप्लीट, चवर्ग, चवर्गांतों वाले में से चकार का। अब इसी में से इन्होंने दूसरा उदाहरण उठाया है चवर्गंत वाले में से, ये है त्वक सृजम। तो ये इसी का उदाहरण है। तो कैसे है ये कि त्वक च स्रक च अनयो समाहारा। त्वक माने सब जानते ही हैं त्वचा, और स्रक माने होता है माला, अनयो समाहारा इनका समाहार। तो त्वच सु ये चकारांत शब्द है, और सृजसु ये देखिए जकारांत शब्द है। अब आप यहाँ पर पूर्व की भांति चोकू से कोई चार थे द्वंद्व लगाइएगा, चोकू से विभक्ति लोग करके चोकू से कुत्व करके त्वक सृज ऐसा बना लीजिएगा। जब आप त्वक सृज ऐसा बना लेते हैं, अब यहाँ पर ये जकारांत है,
और ज का पाठ कहाँ आता है? च वर्ग में। तो ये उदाहरण भी च वर्गांत का ही उदाहरण है, त्वक्सृजम। तो इस तरीके से ये दोनों उदाहरण आपके च वर्गांत के हो गए। और टच का अवस्था है, आप प्रक्रिया समझ गए होगे। और जकार में अकार मिलके त्वक्सृजम इस प्रकार का रूप बन के सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से समीच, वो समीदृशदम बनाया है, तो इनको ऐसे बना लीजिएगा, समीच और दृशद च। ठीक है, दृशद कहते हैं पत्थर को, और नहीं वो समाहार। तो ये है आपका शमी दृशदम दकारांत का उदाहरण। ठीक है, यहाँ टच हुआ, टच का अवस्था है, शमी दृशदम बना दीजिएगा। ऐसे ही वाक्च और त्विट च, ट्विट, ट्विट माने कांति, ये शकारांत शब्द है दर्शक। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वाक त्विषम, ये इस शकारांत का उदाहरण है। तो शकारांत से भी टच हो गया तो वाक त्विषम बन गया। इसके बाद हकारांत का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्षत्रोपानहम। यहाँ पर विग्रह करिएगा, क्षत्रम च उपानत च, और यहाँ पर तकार को चकार करके भी संधि, ऐसी भी विग्रह है, उपानत चानयोः समाहारा। तो अब यहाँ पर ये उपानः शब्द है वस्तुतः हकारा। तो क्षत्र सु उपानः सु, हम ऐसा करेंगे, छत्र माने छाता, उपाना माने जूता, और इनका समाहार। तो यहाँ पर ये हकारांत होगा, तो क्षत्रोपाहनम जो उदाहरण है वो हकारांत का उदाहरण है। तो इस तरीके से इस सूत्र के सभी उदाहरण हो जाते हैं। अब प्रत्युदाहरण देते हैं। प्रत्युदाहरण में कहा इन्होंने कि समाहारे किम, कहा कि ये जो नियम है द्वंद्वात् चूदशहान्तात् समाहारे, इस सूत्र के द्वारा चवर्गांत दशहांत शब्दों को जो टच का विधान किया गया है, ये समाहारे न रखें सूत्र में तो क्या दोष है? कहा कि यदि हम समाहारे न रखेंगे, साधारण द्वंद्व रखेंगे, तो यहाँ पर प्रावृत सरदौ, इस स्थल पर भी यहाँ जो इतरेतर योग द्वंद्व है, तो यहाँ पर सरद शब्द ये दकारांत है। दकारांत होने से द्वंद्वा चूदशहान्तात् समाहारे सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय हो सकता है, यदि समाहारे पद न रखें तब। लेकिन समाहारे रख दिया तो अब यहाँ टच नहीं होगा, तो फिर रूप बन जाएगा प्रावृत सरदौ। प्रावृत अर्थात वर्षा ऋतु, और फिर है शरद ऋतु। तो ये ऋतुवाचियों में यहाँ पर इन्होंने इतरेतर युग द्वंद्व किया, क्योंकि इधर समाहार द्वंद्व होता नहीं है, इस प्रकार का नियम। इतना तक द्वंद्व समास के प्रकरण में मित्रों ये सब विधान था। अब यहाँ पर बहुत सारी जगह पर हमने पूर्व प्रयोग के नियम आपको नहीं बताए हैं। तो पूर्व प्रयोग के नियम आप यहाँ सब जगह देखिएगा, कहीं तो अल्पाचतरम के कारण पूर्व प्रयोग का नियम है, कहीं अभ्यरितम के कारण, इस वाली स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में, दोनों जगह में ये नियम जो है यथावत लगे हैं कि पूर्व में प्रयोग किसका हो। जैसे क्षत्रोपाहनम में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर क्षत्र में कम शब्द है तो वो पहले प्रयोग हो गया। तो ये देख लीजिएगा, पूर्व प्रयोग आपको उसी तरीके से करना है। द्वंद्व समास में केवल इतना ही विधान पाणिनि इनके वरदराजाचार्य जी के द्वारा दिया गया। पाणिनि जी के यहाँ तो और भी विधान, ठीक है, मुख्य विधान यही है। अब मित्रों जो भी आपने यहाँ समझा है उसके रूपों की सिद्धि आप देख लीजिएगा यहाँ पर भी। अब आपके सन्मुख हम प्रस्तुत कर दिए हैं सुधा व्याख्या। तो इसमें इस तरीके से इनकी सिद्धि की गई है। कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जैसे पाणिपादम वगैरह। यहाँ ये लिखते हैं कि पाण्यो पादयोश्च। अच्छा, इन्होंने ऐसा रूप ऐसे दे दिया है, पाणी च पादौ च, ऐसा न दे करके पाण्यो पादयोश्च समाहारा। ठीक है, ऐसा विग्रह दिए हैं। वैसे
द्वंद्व समास का जो विग्रह है वो प्रथमांत से ही करना चाहिए, यही सिद्धांतित है, षष्ठ्यंत से नहीं। तो चलिए, अत्र द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगानाम इति समाहार द्वंद्वे एकत्वे स नपुंसकमिति नपुंसकत्वे सौ सु आ जाएगा, सूरमी पूर्व रूपे तत्सिद्धि। ठीक है, पाणिपादम हो गया। और मार्दंगिक वैणविकम, क्या मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, इन्होंने एक एक वचन से किया है, आप या बहुवचन से भी कर सकते हैं। अनयो समाहार इति विग्रहे तूर्यांगत्वात्, ये तूर्य के अंग हैं, इस कारण से द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगानाम इति एकत्वे स नपुंसकम इति नपुंसकत्वे सौरमी पूर्व रूपे च तत्सिद्धि। अब रथिकास्वरो हमको ऐसे दिए हैं, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च येषां समाहार इति विग्रहे सेनांगत्वात् द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगानाम इति एकत्वे स नपुंसकम इति नपुंसकत्वे सौ और सोरमी पूर्व रूपे च कृत्य तत्सिद्धि। इसके बाद इन्होंने द्वंद्वाचूद शाहांतात समाहारे सूत्र दिया है और लिख रहे हैं कि समासांताधिकारस्तम तद्धिताधिकारस्थेदमिदम सूत्रम। चलिए, तद्धित का भी इसमें अधिकार है, इस सूत्र में ये बता रहे हैं। तो रूप कैसे सिद्ध होंगे, टच स्याथे लिख दिया कि भैया टच इस सूत्र में आया कहाँ से, ये तो टीकाकार हैं, सब लिख रहे हैं कि अनुवृत्ति हो जाती है राजा सखिप टच से यहाँ। तो चलिए रूप बनाते हैं कि वाक त्वचम कैसे बनेगा, कि वाक्ष त्वक्ष इति समाहार द्वंद्व। ठीक है, कह रहे हैं कुत्वस्य असिद्धत्वात् चवर्गम तत्वात् टच। ठीक है, एवं त्वक सृजम, यहाँ पर भी हो जाएगा टच। शमी च दृशच्च इति विग्रह दांतत्वात् टच, ये शब्द दांत है इसलिए टच हो जाएगा। वाक तुषम में बता रहे हैं कि शब्द शांत है, वाक च त्विट च इति शांतत्वात् टच। तो ट्विट कैसे बन गया, तो कह रहे हैं वो यहाँ पर जस्त्वस्य सिद्धत्वात् इति भाव, जस्त्व सिद्ध हो गया है इधर, तो वो त्विष ऐसा है। छत्रोपाहनम छत्रम च उपानश्च हंतत्वात् टच हो गया यहाँ पर। ठीक है, हकारांत होने से। प्राविट सरदऊ में टच क्यों नहीं होता, तो कह रहे हैं यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्वत्वात्, यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये टच प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है मित्रों, तो इन्होंने जो कहा वो आपने ये सब सुना। बीवी मिरासी जी ये क्या कहते हैं इस विषय में, तो इन्होंने द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगनाम यहाँ से किया है। आगे कहते हैं एक वचन ग्रहणम कर्तव्यम इति वदन्नवे द्वंद्व पदेन समाहार द्वंद्वो लक्ष्यते। तो प्राणी च तुर्यम च सेना च प्राणितुर सेना तासम अंगानि प्राणितुर सेनांगानि तेषां। तो अंग शब्द का अर्थ अर्थ करते हुए बता रहे हैं थोड़ा कि सूत्र का अर्थ कैसे हुआ, कि अंग शब्द द्वंद्व के अंत में है, तो द्वंद्वांते सूर्यमाणम पतम प्रत्येक शब्द तेति न्याय न, सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि प्राण्यंगानाम तुर्यंगानाम सेनांगानाम। अर्थ कैसे बना, ताकि प्राणी सेनयो हो पक्षे अंगम अवयवार्थकम और तुर्य पक्षे तु उपकारार्थमिति बोध्यम। थोड़ा बता ये रहे हैं कि प्राणी और सेना इस पक्ष में तो अंग जो है अवयवार्थक है, और तुर्य पक्ष में जो अंग शब्द है वो उपकारार्थक समझना चाहिए। तो पाण्योश्च पादयोश्च, देखो ये भी वैसी विग्रह कर रहे हैं जैसे आपके इन्होंने की है सुधा व्याख्याकार ने। तो पाणी पादम बनाया और ये तो बन गया। अब मार्दंगिक वगैरह के विषय में लिख रहे हैं कि मृदंग वादनम शिल्पम येषाम इत्यर्थे, मृदंग शब्दार्थ ठक प्रत्यय करने से तद्धिति प्रत्यय, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे अब तद्धित प्रकरण में, मार्दंगी कहा ही बन जाएगा। ऐसे ही वेणविका, वेणविका मतलब वेणु को बजाने वाले, बंसी को बजाने वाले। और मार्दंगिक वैणविका नाम समाहारा, इन्होंने इस तरीके से भी कर लिख दिया है। विग्रह उन्होंने बहुत अलग अलग भांति की। ठीक है, विग्रह के कई तरीके के प्रकार हैं, तय कर रहे हैं। मार्दंगिक वैणविकम और रथे न चरंती थी रथिका,
और रथिका उससे ठन प्रत्यय हो गया। विग्रह से करना है भी षष्ठ्यंत से ही। रथिका नाम अश्वारोहाणाम च समाहारा, रथिका स्वरोहम। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अगला सूत्र थोड़ा सा ही वर्णित किया है, उसके पूरे उदाहरण नहीं दिए हैं। तो यही है इस प्रकरण में मित्रों। इसके बाद हम जो है समासांत प्रकरण का आरंभ अलग से करेंगे। वरदराजाचार्य जी ने क्यों ना समासांत प्रकरण ये अलग से दे दिया। वैसे तो वरदराजाचार्य जी ने जो समासांत विधियां हैं वो समासों के बाद में प्रायः कह दी गई, लेकिन यहाँ उन्होंने उसे क्यों अलग से समासांत प्रकरण लिख दिया। दीक्षित जी ने लिख दिया है तो चलो कोई बात नहीं, है ना। जितनी भी समासांत विधियां हैं वो सब उन्हीं उन्हीं समास के बाद में दे ही दी गई, फिर भी अलग से बनाया है। तो चलो इस प्रकरण को हम कल से करते हैं आरंभ। द्वंद्व समास पूरा हुआ, तो अब समापन करते हैं। आपको कुछ यदि संदेह हो इस पाठ के विषय में तो अवश्य चर्चा कर लें। समापन करेंगे अब। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि।